गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अरे आज तो न्यू ईयर है यार। आज तो न्यू ईयर मनाना चाहिए तुम लोगों को। ब्लैक जैकेट में आप अजय देवगन लगते हो। अबे यार कुछ अच्छा आदमी का नाम ले लेते। अरे हैप्पी न्यू ईयर है भैया। आज तो पार्टी आर्टी का टाइम है, अपना खोलो, समझो बात को। हाँ भाई, कहां पर थे? हाँ, रात को पार्टी होगी साहिल। रात को पार्टी करना मस्त एकदम। हम लोग कहां पर थे, जल्दी बताओ। साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, वो कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो डांसिंग है, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। तो हमने फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर रही है। अच्छा ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में डिसाइड हो गया है कि जब भी कभी हमारा कोई एरोमेटिक सिस्टम दिया जाएगा, तो इस एरोमेटिक सिस्टम पर जब आप RCl AlCl3 रखेंगे, तो AlCl3 Cl को लेके भाग जाएगा और R पे प्लस आ जाएगा, और जो R पे प्लस आएगा वो जाके एरोमेटिक सिस्टम पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसी पर इसमें काम की बात क्या थी? काम की बात इतनी ही थी कि बस हमारा जो R है, वो जो कार्बोकेटाइन बना है, वो कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को अच्छा साबित करने के चक्कर में रीअरेंज वगैरह करने लगे। तो रीअरेंज करने के बाद जाके आप इसको जोड़िएगा, इतना काम कर लेते हैं। क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट जरूर होगा। अच्छा, इस बात से, और फिर हमने कुछ रीअरेंजमेंट के मेथड्स वगैरह देखे थे, वो अपने हिसाब से समझ लिए थे। अब इसी हिसाब से एक बात और समझते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि मैं ये बनाना चाहता हूं, मान लीजिए वो कहे कि भाई साहब ये बताइए, ऐसा करना है, ये करना चाहते हैं, ये कन्वर्जन आप कैसे करेंगे? तो मान लीजिए इसने ये पूछा कि कन्वर्ट दिस इनटू दिस, इसको इसमें कन्वर्ट करिए। अब अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या सोचा कि मैंने यही दिमाग लगाया कि मुझे एक एल्काइल ग्रुप को रिंग के साथ अटैच करना है। तो अगर आपको एक एल्काइल ग्रुप को रिंग के साथ अटैच करना है, तो हमें लगता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर देंगे। तो ये सोच के हमने फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करी, और जो एल्काइल ग्रुप लिया वो ये वाला ले लिया। और किसके साथ ले लिया सर? AlCl3 के साथ ले लिया। अब होगा क्या? गड़बड़ ये है कि जब आप इसको AlCl3 के साथ लेंगे, तो AlCl3 Cl को लेके भागेगा, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर जाएगा, और ये हाइड्राइड शिफ्टिंग से अपने आप को ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर लेगा। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये आपकी हाइड्राइड शिफ्टिंग, दिस इज हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये हाइड्राइड शिफ्ट से ये वाला काम कर लेगा। तो जब ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करके जुड़ेगा इस रिंग, तो जो जुड़ेगा वो जुड़ने के बाद वो ऐसा दिखाई देगा। ये जुड़ने के बाद ऐसा दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप ये कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, तो ये कन्वर्जन आप कभी भी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बोला जाता है कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से आप दो से ज्यादा कार्बन विदाउट ब्रांचिंग कभी अटैच ही नहीं कर सकते। आप समझिए बात को, क्योंकि अगर आप दो से ज्यादा कार्बन बिना ब्रांचिंग के अटैच करना चाहते हैं, बिना ब्रांचिंग का मतलब कट 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 लाइन से आपने 3-4 कार्बन लगा दिए, ये लाइन से 3-4 कार्बन कभी नहीं लग सकते, क्योंकि आप लाइन से 3-4 कार्बन लगाने के लिए CCCCCl लेके आएंगे, और वो कार्बोकेटाइन बाहर बनेगा, वो खट से अंदर आ जाएगा। और अगर वो अंदर आ गया, तो आप लाइन से कभी भी दो से ज्यादा कार्बन लाइन से विदाउट ब्रांचिंग अटैच कर ही नहीं सकते। ब्रांचिंग तो होगी ही होगी।
यानी ये तो कंफर्म हो गया कि हम कभी भी अटैच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अटैच मोर देन 2 कार्बन एटम्स without branching by Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts alkylation हम बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते। उसका रीजन बिल्कुल क्लियर है कि कार्बोकेटाइन जैसे ही आप बनाएंगे वो कार्बोकेटाइन अंदर आ जाएगा। तो यहां पर आपको 3 कार्बन लेने थे। अब 3 कार्बन अगर आप जोड़ना चाहते हैं बिना ब्रांचिंग के, तो सर आप ये 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेके आएंगे। 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लाएंगे तो अंदर प्लस बनेगा, अंदर वाला प्लस बाहर, समझ लो बात को, ये बाहर वाला प्लस अंदर आ जाएगा, और जैसे ही अंदर आएगा ये अंदर वाला आदमी जाके जुड़ेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको क्यूमीन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से ये काम कराना असंभव है। तो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन एल्काइलेशन नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये कैसे करेंगे ये अभी हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये एल्काइलेशन नहीं हो सकता ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये एल्काइलेशन प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही 3 कार्बन लेके आएंगे कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर जाए। तो फिर हमने कहा कि फिर क्या करें? उसने कहा फिर बाद में कुछ और देखते हैं, कुछ और मेथड लगाते हैं। तो चलिए अभी कुछ और बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम अभी इस कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। अब मान लीजिए इसी में वो कह रहा है भाई अब हम जो है एसाइलेशन की बात करना चाहते हैं। चलिए एक बार में एसाइलेशन भी खत्म कर लेते हैं, 2 मिनट का काम। एसाइलेशन में क्या करना है? फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एक एरोमेटिक सिस्टम लिया जाएगा और एसाइलियम आयन बनाया जाएगा। एसाइलियम आयन जो होगा वो होगा RCOCl के साथ AlCl3 का। हमने कहा अब इसमें क्या मैकेनिज्म चलेगी? कह रहा अरे बिल्कुल सेम मैकेनिज्म चलेगी, कुछ नया ही नहीं है। आप AlCl3 से क्लोरीन से कहिए कि वो इलेक्ट्रॉन दे दे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लोरीन पे प्लस आ जाएगा, एल्युमिनियम पे माइनस आ जाएगा। जैसे ही क्लोरीन पे प्लस आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये एक आदमी बाहर निकल आएगा जिसको आप फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, RCO+। अब ये RCO+ में कुछ लोग कहते हैं सर ये भी रीअरेंज कर जाएगा। अभी नहीं करेगा, हम इस बारे में 2 मिनट के लिए बात करेंगे, लेकिन ये कोई रीअरेंज नहीं करेगा क्योंकि सर ये ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आपको याद होगा सर इसका जबरदस्त रेजोनेंस होता है। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सपोज दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स भी ज्यादा हैं और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। सर इसका मतलब ये हुआ ये ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये O के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है सर, इसलिए ये कहीं रीअरेंजमेंट का ड्रामा नहीं करेगा। ये कहेगा जहां बनेंगे वहीं से चिपकेंगे, यानी ये जहां बनेगा वहीं से चिपकेगा। और इस बार आपको मस्त फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन से जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल आसान, यानी मेरे कहने का मतलब है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसाइलियम आयन बनता है और वो एसाइलियम आयन जाकर रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अगर रिंग खाली है तो कहीं पर भी लगा दो, और अगर रिंग पर कुछ लगा हुआ है तो उस लगे हुए आदमी से पूछ लो भाई तुम ऑर्थोपैरा डायरेक्टर हो कि मेटा डायरेक्टर हो, जैसा वो बोले उस हिसाब से अपना काम कर लीजिए। तो उसने कहा ठीक है, तो बड़ा आसान है, इसमें क्या है। अब यहां पर एक बात और जोड़ रहे हैं, जोड़ ये रहे हैं, सिर्फ उसके बाद सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं, अभी कोई मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप यहां से एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी मेरा प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड मैंने लिखाया है दिस इज प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, यानी इस आदमी को मैं प्योर कार्बोनिल कंपाउंड बोलता हूं। दिस इज प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। और प्योर कार्बोनिल कंपाउंड सिर्फ 2 होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्योंकि CO ग्रुप तो बहुत सारे लोगों में होता है, CO ग्रुप तो एसिड में भी होता है, एसिड हैलाइड में भी होता है, अमाइड में भी होता है, एनहाइड्राइड में भी होता है, एस्टर में भी होता है, एनहाइड्राइड, दुनिया भर के लोगों में CO ग्रुप होता है। लेकिन दे आर इम्प्योर कार्बोनिल ग्रुप्स। जो प्योर कार्बोनिल ग्रुप होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को कहा जाता है। यानी अगर मेरे पास कोई प्योर कार्बोनिल कंपाउंड हो जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, उस आदमी को आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप जिंक अमलगम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं NH2 के साथ KOH डालकर। इन दोनों रिडक्शन से आप इस प्योर कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके सीधे सीधे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं और दोनों लोग आपको एक ही प्रोडक्ट लाके दे देते हैं। ये जो पहला मेथड आपको दिखाया जा रहा है इसे क्लीमेंसन रिडक्शन कहा जाता है।
दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन। और जो दूसरा मेथड दिखाया जा रहा है इसको वोल्फ किश्नर रिडक्शन कहते हैं। दिस इज वोल्फ किश्नर रिडक्शन। यानी चाहे आप क्लीमेंसन रिडक्शन करें, चाहे आप वोल्फ किश्नर रिडक्शन करें, दोनों सूरतों में जो आपका प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, जिसको आप एल्डिहाइड या कीटोन कह रहे हैं, वो रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहां पर भी डबल बॉन्ड ओ की जगह 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं और यहां पर भी डबल बॉन्ड की जगह 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक आदमी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप डबल बॉन्ड ओ को गायब करने के लिए। लेकिन वो डबल बॉन्ड ओ कौन सा होना चाहिए? या तो एल्डिहाइड वाला या कीटोन वाला, जिसको आप प्योर कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। यानी प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स रिड्यूस होकर वाया क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन वो अपने आप को सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। इस रिडक्शन को अगर मैं ध्यान में रखूं तो मैं वो वाला काम कर सकता हूं। तो वो वाला काम कर सकता हूं कौन सा? सर ये बताइए, आप अभी ये कह रहे थे कि हमारा एक कार्बन एक बेंजीन से 3 कार्बन लाइन से अटैच कैसे करेंगे? अरे बेंजीन से 3 कार्बन लाइन से अटैच करेंगे लेकिन वो अल्काइलेशन नहीं हो सकता, वो एसाइलेशन होगा। हमने कहा कैसी बातें कर रहा है, एसाइलेशन होगा तो डबल बॉन्ड हो आएगा, उसको हटा देना, हो गया एसाइलेशन। समझ रहे हो बात को? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए वो मुझसे ये कहता है कि आप मुझे ये कन्वर्जन करके दिखाइए, चलिए वो कन्वर्जन लिख लेते हैं। वो कह रहा है कन्वर्ट दिस इनटू दिस, इसको इसमें कन्वर्ट करिए। अब ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि ये जो कन्वर्जन है ये कन्वर्जन एल्काइलेशन है, क्योंकि आप एल्काइल ग्रुप को जोड़ रहे हैं। ये एल्काइलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एल्काइलेशन से तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब आप एल्काइलेशन करेंगे तो वो बीच से जाके जुड़ेगा, क्यूमीन बन जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इसको रिड्यूस करिए, सबसे पहले इसको एसाइलेशन करिए, आप फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करिए। जब आप इसका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे तो ये आदमी कन्वर्ट होगा सबसे पहले इस आदमी, ये बन जाए। अब क्या करें सर? अब तो ये प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, इस प्योर कार्बोनिल कंपाउंड के डबल बॉन्डों को गायब कर दीजिए। इसके डबल बॉन्डों को गायब करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं क्लीमेंसन को बुला लूंगा या मैं वोल्फ किश्नर को बुला लूंगा। इन दोनों में से किसी को भी यूज करके मैं इस प्योर कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता हूं और रिड्यूस करके इसको 3 कार्बन के साथ जोड़ सकता हूं। यानी जब कभी भी बेंजीन से 2 से ज्यादा कार्बन विदाउट ब्रांचिंग अटैच हो तो आप समझ लीजिएगा ये एल्काइलेशन के थ्रू नहीं हो सकता। अगर ये हुआ तो एसाइलेशन के थ्रू होगा, लेकिन उसके बाद आपको एक स्टेप और फॉलो करना पड़ेगा, या तो आपको क्लीमेंसन रिडक्शन देना पड़ेगा या वोल्फ किश्नर रिडक्शन देना पड़ेगा, ताकि डबल बॉन्ड रिड्यूस करके CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए और आपके 2 से ज्यादा कार्बन एक लाइन से जाके अटैच हो जाए। समझ रहे हो बात को? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यानी इस बात को आगे के लिए भी ध्यान रखना, क्योंकि जेई में बहुत पहले एक बड़ा अच्छा सवाल बनाया गया था, छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाया गया था और उसमें इस बात का यूज किया गया था। जेई में यह सवाल बनाया गया था कि आप इस आदमी को कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट दिस इनटू दिस। यह सवाल बहुत पहले आया हुआ है। इस आदमी को इस आदमी में कन्वर्ट करके दिखाइए। ये NO2 है, ये कह रहा है इसको इसमें कन्वर्ट करके दिखाइए, और उसने 4 स्टेप्स दिए गए थे। पहला स्टेप था एल्काइलेशन, देन नाइट्रेशन। दूसरा स्टेप था, उसने कहा था कि आप एसाइलेशन करिए, देन नाइट्रेशन करिए और देन रिडक्शन कर दीजिए। तीसरा स्टेप था पहले एसाइलेशन करिए, देन रिडक्शन करिए और देन नाइट्रेशन कर दीजिए। यह तीसरा स्टेप था, तीसरा ऑप्शन था। और चौथा ऑप्शन था उसका पहले नाइट्रेशन करिए, देन एसाइलेशन करिए और देन रिडक्शन करिए। ये 4 ऑप्शन थे। तो हमने कहा ठीक है, तो बड़ा आसान है, यहां से यहां जाना है तो इनमें से कोई भी ऑप्शन फॉलो कर लेते हैं। मान लीजिए पहला कर लें। हमने कहा वो पहला तो एकदम ही गलत है। क्यों गलत है सर? पहले वाले में तो बहुत बवाल हो रहा है। क्या सर? आप पहले ही अल्काइलेशन कर देंगे तो ये तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि अल्काइलेशन से तो ये कभी बन ही नहीं सकता। 3 कार्बन बिना ब्रांचिंग के लाइन से जोड़ दिए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्काइलेशन में तो कार्बोकेटायन बनता है और वो रीअरेंज कर जाता है। रीअरेंज करेगा तो 3 कार्बन लाइन से कभी आएंगे नहीं। इसका मतलब सर अल्काइलेशन तो आपको सोचना ही नहीं है। अल्काइलेशन का तो कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, तो आप अल्काइलेशन को हटा दीजिए। मैंने अल्काइलेशन हटा दिया।
ठीक है, अच्छा, मतलब कन्वर्जन इस तरह से आए थे कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, बताइए चार में से कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, इस तरह का एक सवाल ऑब्जेक्टिव बनाया गया था। तो अब देखिए दूसरा ऑप्शन आता है। दूसरा क्या है, पहले एसाइलेशन कर दीजिए, फिर नाइट्रेशन कर दीजिए, और उसके बाद रिडक्शन कर दीजिएगा। गड़बड़ क्या है इसमें भी, गड़बड़ यह है कि अगर आप पहले एसाइलेशन करते हैं, मान लीजिए हम बी ऑप्शन को सही मान लेते हैं, बी ऑप्शन में अगर आपने पहले एसाइलेशन किया, चलिए बहुत बढ़िया, कोई बुराई नहीं है, आप पहले एसाइलेशन कर दीजिए, और ये एसाइलेशन जब आप करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले वो एसाइल बन गया, ये ग्रुप एसाइलियम आयन जाके लग गया, बहुत बढ़िया। अब आप इसका जब नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा सर, जब आप इसका नाइट्रेशन करेंगे तो जो ग्रुप आपने लगाया है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है सर, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप को मेटा पर डायरेक्ट करेगा। अगर ये मेटा पर डायरेक्ट करेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा पर नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं तो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो नाइट्रो ग्रुप को पैरा पर लगाना था। हाँ, इसके बाद अगर आप इसका रिडक्शन कर देते हैं क्लीमेंसन से या वोल्फ किश्नर से तो ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा सर, हमें इन दोनों को एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे लगाना है। हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं लगता, हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत। फिर उसने कहा चलो तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, पहले एसाइलेशन करते हैं, फिर रिडक्शन करते हैं, फिर नाइट्रेशन करेंगे। मैंने कहा यह सही लगता, क्योंकि अगर आप पहले एसाइलेशन करते हैं, सी ऑप्शन की बात करते हैं, अगर आप पहले एसाइलेशन करेंगे तो समझ में आता है, क्योंकि जैसे ही आप पहले एसाइलेशन करेंगे तो आपका एसाइल ग्रुप जाके लग जाएगा और आपका यह आंसर आ जाए। तो एसाइलेशन तो हमें समझ में आ रहा है कि पहले एसाइलेशन होना चाहिए। फिर आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद इसका रिडक्शन कर देंगे, ये भी ठीक लगता है। जब आप इसका रिडक्शन करेंगे ZnHg HCl के साथ, जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो ये एसाइल ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा और आपके 3 कार्बन लाइन से जाके जुड़ जाएंगे। चलिए ये भी ठीक है। नाउ दिस इज एन एक्टिवेटर, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये ग्रुप मेरा एक्टिवेटर, और अगर ये एक्टिवेटर है तो ऐसे में ये पैरा डायरेक्टर होगा, और जब आप इसका नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन करते वक्त ये NO2 को पैरा पर जाके डायरेक्ट कर देगा। अब आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, 3 कार्बन तो लाइन से आ ही गए और NO2 जाके आपके पैरा पर लग गया, इसलिए सही ऑप्शन तो सी ही टिक होना चाहिए। सर चौथे ऑप्शन में क्या बुराई है सर, नाइट्रेशन अगर आपने एक बार रिंग का कर दिया तो रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, और डीएक्टिवेटेड सिस्टम पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। यानी यह कंफर्म है कि अगर एक बार नाइट्रेशन आपने कर दिया, अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं, अगर आपने एक बार नाइट्रेशन कर दिया खेल खत्म हो गया। अगर आपने NO2+ डाला तो ये रिंग नाइट्रेशन शो करेगी, और एक बार नाइट्रेशन हो गया और आप ये सोचते हैं कि इसके बाद मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार नाइट्रेशन होने के बाद रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है और डीएक्टिवेटेड सिस्टम पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट ऑब्जर्व ऑन डीएक्टिवेटेड सिस्टम। डीएक्टिवेटेड सिस्टम पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती। इसका मतलब सर ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। तो इसका अब ये इस चीज को क्योंकि यूज कर चुका है, अब वरुण इनकी मैकेनिज्म के बारे में बात मत करो बेटा, हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन्स के रिडक्शन का सवाल, हम अननेसेसरी अब इसको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ दिमाग में इतना रखते हैं कि अगर मेरे पास कोई प्योर, देखो फिर वही वाली बात, काम की बात याद नहीं करोगे तुम, हमें पता है काम की बात नहीं याद करोगे तुम, इसकी मैकेनिज्म के पीछे पड़ जाओगे। काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि अगर तुम प्योर हो, प्योर मतलब सर एल्डिहाइड या कीटोन, तो तुम्हारा जो CO ग्रुप है उसको CH2 बना दूंगा अगर मैंने क्लीमेंसन या वोल्फ किश्नर को बुलाया, बात खत्म हो गई। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का होना जरूरी है, यानी अगर मेरे पास कोई प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है तो वो रिड्यूस कर देगा क्लीमेंसन या वोल्फ किश्नर उसको CH2 ग्रुप में। मैं इसी चीज का फायदा उठा रहा हूं। आप पहले एसाइलेशन करवाइए, एसाइलेशन कराते ही आपने यहां पर एसाइल ग्रुप लगाया, फिर आपने इसको रिड्यूस कर दिया। अगर अभी आप नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पर चला जाएगा, अगर इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये एक्टिवेटर बन जाएगा, और एक्टिवेटर डायरेक्ट करेगा पैरा पोजीशन पर। सो इस सवाल का जो सही ऑप्शन है इस कन्वर्जन को करने का, पहले एसाइलेशन फिर रिडक्शन और उसके बाद नाइट्रेशन। यहां तक सब लोग समझ रहे हैं, इस बात को सब लोग समझ पा रहे हैं। देखो जिसने भी ये बात, जैसे अर्नव कह रहा है मैंने वोल्फ किश्नर कभी नहीं सुना, अर्नव सुना नहीं तो क्या हुआ बेटा, आज तो सुन लिया ना, ये तो होना ही है।
अगर हर चीज पुरानी सुनी हुई आ रही है तो फिर फायदा क्या है? अगर कोई चीज भी नई आ रही, हम ये नहीं कह रहे सबके लिए नई है, जिसके लिए भी जो चीज नई है वो उसको अपनी कॉपी पे नोट करेगा और नोट करने के बाद जो बताया जा रहा है उसको समझ लेगा। वोल्फ कृष्णा रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो है हाइड्रेजीन विद KOH, NH2 विद KOH, दैट इज वोल्फ कृष्णा रिडक्शन। ऐसी की तैसी करता क्या है सर? कुछ नहीं करता है, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड को पकड़ता है, निपटा देता है, बात खत्म हो गई। हमें इतनी सी बात याद करनी। इनफैक्ट जब हम आगे एल्डिहाइड कीटोन पे आएंगे तो यह भी बताया जाएगा कि इन दोनों में, जिनका काम सेम है, इन दोनों में कभी किसी का इस्तेमाल करेंगे, कभी किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे? अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी तो इतना ही समझ में आ रहा है कि एनी प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, वो अगर मैं उसको CH2 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आप वोल्फ कृष्णा या क्लेमेंसन में से किसी का भी इस्तेमाल करिए, खेल खत्म। समझ में आई बात? और आगे बात करते हैं। मान लीजिए वो कहता है, ऐसे ही एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं, अच्छा सवाल। मान लीजिए वो कहे क्या लिखा जाए इस सवाल का आंसर? तो मैंने कहा भाई ये सवाल तो ठीक है, अगर आपने H+ डाला है तो H+ की अपनी एक डिमांड है। हाँ, जैसा कहोगे वैसे कर लेंगे बेटा। नेम्ड रिएक्शन का एक शॉर्ट चार्ट बना के दे देंगे कुछ, मतलब मैं तो ये चाह रहा हूं कि हम नेम्ड रिएक्शन को इतनी अच्छी तरह से करें कि आप जिस किताब से सवाल लगाएं और आप देखते कह, अरे ये तो हमारी एल्डोल है, हटा दो इसको, अरे ये तो क्लेजन कंडेंसेशन है, भगाओ इसको, ये तो हमारा नोएंगल रिएक्शन है, हटा दीजिए इसको, ये पिनाकोल पिनाकोलोन, हटा दीजिए इसको। आप रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स को इतनी अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा ले कि सवाल देखते ही आप कहें टिशेंको रिएक्शन है, बेकार रिएक्शन है, समझ लो। वो तब जब आप कायदे से उन सारी चीजों को समझकर मैकेनिज्म के साथ समझ लें, उसके बाद नेम्ड रिएक्शन में कोई दर्द नहीं होगा। क्योंकि जितनी हमारे भाई नेम्ड रिएक्शंस तो हजारों होंगी, लेकिन हमारे सिलेबस में जितनी नेम्ड रिएक्शंस हैं वो नेम्ड रिएक्शंस तो आपको बिल्कुल जबानी रट जाएंगी अगर आप मैकेनिज्म से समझ लेंगे। तो अभी नेम रिएक्शंस क्योंकि हमारे सामने नहीं आ रही है तो हम जबरदस्ती उनको अभी बीच में नहीं लाएंगे, बड़ा फ्लो में सीक्वेंस में चल रहे हैं। और बाकी बैचेस में भी ऐसे ही कुछ करना शुरू किया है तो बहुत सीक्वेंस में चल रहे हैं और काफी बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं सर हम समझ रहे हैं बात को, आगे की चीजें आगे करेंगे, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो कर सकते हैं। अदरवाइज जितना उसको अगर आप अभी ना करा के आगे कराना चाहते हैं क्योंकि वो वहां जरूरी है, हम वहां तभी करेंगे। तो अभी हमने कुछ बैचेस ऐसे भी हैं जिसमें GOC खत्म कर लिया है, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट हो गई है, अब हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से बाकी जगहों पर भी तुम्हारे यहां भी कुछ इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस में चलिए। आप कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगती हैं कि ये अभी नहीं होनी चाहिए, उनको अभी हम अवॉइड कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं। ठीक है ना? ठीक है, तो अब इसी में हमने जैसे ये H+ डाल दिया, देखो अभी सब लोग इन सवालों पे ध्यान देते हैं ना, तो अभी इन सवालों पे ध्यान देते हैं। अब इसमें सबसे पहले सोचते हैं जरा H+ डालते हैं, ठीक, बताओ क्या होगा? सर ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई सर। अब देखो यही सब तो है कि अगर ये सब याद रहेगा तो मैकेनिज्म्स अपने आप बनने लगेंगी यार। अब कितनी बार बात हो चुकी है सर H+ से क्या उम्मीद करते हैं आप? तो मैंने कहा अरे यार ये क्या बात होती है, H+ तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन चाहता है। सर कहां से लेगा इलेक्ट्रॉन? अरे दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा डबल बॉन्ड लगा रखा है। सर ये H+ डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे लेगा? सर बाहर से लेगा या अंदर से लेगा? बाहर से लेगा अंदर प्लस, अंदर से लेगा बाहर प्लस। याद आ रही है वाली बात, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी ये H+ कहेगा भाई साहब बाहर जाते हैं, बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहने पर हमारे पास आ जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स हम H+ को दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ जो सबसे पहला स्टेप तैयार होगा, वो सबसे पहला स्टेप तैयार होगा ये वाला। ये आपके डंडे हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहां आ गया, ये आ गया, ये आ गया और यहां प्लस आ गया। ये सबसे पहला प्लस आ गया। अब क्या होगा सर? जैसे ये प्लस आएगा तो साफ समझ में आ रहा है, जैसे ये प्लस आएगा ये सर अंदर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बोकेटाइन जब भी बनता है रीअरेंज करता है। ये देखिए सर हाइड्राइड लगा, यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं सर, इसकी फौरन हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। और जैसे ही आप हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे कार्बोकैटायन खुश हो जाएगा और वो कहेगा अरे वाह मजा आ गया, अब हम जो बने हैं अब हम ज्यादा स्टेबल बन गए। अब ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा वाया हाइड्राइड शिफ्ट।
और जैसे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहेगा हाँ भाई कोई है, कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इस बार जो आप H+ लेके आए हैं शायद वो H+ HCl से नहीं लाए हैं, शायद वो H+ आप HBr से लेके नहीं आए हैं, क्योंकि Cl और Br तो इस कार्बोकेटाइन की आवाज सुनते ही इसके पास चिपक जाते हैं। शायद इस बार आप ये H+ H2SO4 से लेके आए हैं, H3PO4 से लेके आए हैं, HNO3 से लेके आए हैं, क्योंकि सर ये वाले जो प्लस होते हैं, ये वाले जो एसिड होते हैं, ये एसिड का जो एनायनिक पार्ट होता है, सल्फेट, फॉस्फेट, सर ये इतना मोटा, तगड़ा, रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन होता है कि वो अपनी कान में उंगली डाल के बैठा रहता है। वो कहता है भाई साहब H+ चाहिए था, हमने दे दिया, अब हमारे एनायन को मत बुलाना, क्योंकि H2SO4 जो होगा वो H2SO4 का जो एनायनिक पार्ट होगा वो होगा H+ देने के बाद सल्फेट आयन। और ये जो सल्फेट आयन है ये ऑलरेडी बहुत मोटा, तगड़ा, रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन है। वो कहेगा भाई साहब मुझसे चलने की उम्मीद मत करिएगा, मैं आपकी आवाज ही नहीं सुनूंगा, आपको जो करना है आप अपने आप कर लीजिए, मैं नहीं आता आपके पास। लेकिन इसी में अगर Cl होता, Br होता, HBr, HCl, HI, तो जैसे ही प्लस बनता इसके बोलने से पहले वो जाके इसके ऊपर चिपक जाते और खेल खत्म हो जाता। यानी इसका मतलब ये हुआ इस बार जो आपको सिर्फ H+ लिख के दिया गया है वो ये सोच के दिया गया है कि एनायनिक पार्ट आपकी बात सुनने नहीं आएगा, आपको जो कुछ करना है आपको खुद करना है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहेगा जब किसी को आना ही नहीं है तो मेरे पॉजिटिव चार्ज को मैं खत्म कैसे करूंगा? वो कहेगा अरे मुझे याद आया, मैं एक इलेक्ट्रोफाइल हूं। बिल्कुल सही है, कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और मुझे ये एरोमेटिक सिस्टम दिखाई देता है। मैं एक इलेक्ट्रोफाइल हूं, बगल में एक एरोमेटिक सिस्टम है, क्यों ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर लूं? मैंने कहा बात तो सही है, आप एक इलेक्ट्रोफाइल, एरोमेटिक सिस्टम, सब्स्टिट्यूशन चालू। लेकिन सर ऐसे कहीं भी जुड़ जाऊं या कुछ लगा हुआ है सुनना पड़ेगा? कह रहा दिखाई नहीं देता, इस एरोमेटिक सिस्टम से ये लगा हुआ है। हमने कहा ये कौन? कह रहा है एक्टिवेटर है। हमने कहा अच्छा, यानी हमें इस आदमी की सुननी पड़ेगी और ये आदमी कहेगा मेरी पैरा पर जाके जुड़ जाओ। उसने कहा कैसी बातें कर रहे हैं सर, पैरा पर जाके जुड़ेंगे तो बवाल हो जाएगा, इतनी गंदी रिंग बनेगी, इतनी टेढ़ी रिंग बनेगी, सर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो कहेगा ठीक है तो मेरे ऑर्थो पे जाके जुड़ जाओ। यानी एक्चुअल जो आंसर आना चाहिए वो इस इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पे जाके जुड़ने से आना चाहिए। और जब आप इसको ऑर्थो पे जोड़ेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, ये एरोमेटिक सिस्टम कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6, एक खूबसूरत 6 मेंबर रिंग बनाई जाए। इस 6 मेंबर रिंग के एक कोने पर एक मिथाइल लटक रहा है और एक इथाइल लटक रहा है, यानी एक मिथाइल लटक रहा है और एक इथाइल लटक रहा है। यह आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। सब लोग अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो समझ में आएगा। मतलब ये बड़ा कॉमन सा डाउट रहता है बच्चों को, सर जब आप किसी अल्कोहल पर H2SO4 डालते हैं तो एल्कीन बन जाती, और उसी अल्कोहल पर एसिड HCl डालते हैं तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। क्यों? क्योंकि अल्काइल हैलाइड इसलिए बनता है क्योंकि कार्बोकेटाइन बनने के बाद Cl आ जाता है, H2SO4 का सल्फेट आता नहीं है, तो उस कार्बोकेटाइन को खुद ही जुगाड़ लगाकर एक एल्कीन बनानी पड़ती। यहां पर भी यही है, यहां पर आपने H+ डाला, उसने अपना खेल लिया जो खेलना था, कार्बोकेटाइन बनाया, रीअरेंज करवाया, सब करवाया, लेकिन बेचारा कार्बोकेटाइन क्या कह रहा है? अरे कोई तो आ जाओ, कोई नहीं आएगा। तो ये कहेगा ऐसी तैसी तुम्हारी, बगल में एरोमेटिक सिस्टम में जाके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। मेजरली ऑर्थो पर अटैक करने से आपको एक खूबसूरत 6 मेंबर रिंग मिलेगी और ये आंसर आ जाए। H+ डायरेक्टली रिंग पर क्यों नहीं जाता? बात तो सही है, जिसने भी ये सवाल पूछा मैं भूल गया, मैंने देखा नहीं। जीवन, अब H+ डायरेक्टली रिंग पर क्या करने जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेने। जब इलेक्ट्रॉन लेने वहां पर जाएगा तो क्या होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लेने वहां पर जाएगा तो एरोमेटिक सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, चक्कर काटेगा, लौट कर लात मार के निकालेगा दूसरे वाले H+ को। गजब आदमी हो, H+ को भेजा और उसी के बाद बगल में जो दूसरा H+ लगा उसको निकाल दिया। H+ आ रहा है, H+ जा रहा है, H+ आ रहा है, H+ जा रहा है, कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए तो वो आदमी ये करेगा। और दूसरी बात, H+ किसी एरोमेटिक सिस्टम पर डायरेक्ट जाकर उस एरोमेटिक सिस्टम की एरोमेटिसिटी को क्यों डिस्टर्ब करेगा जब उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड से मिल रही है? अरे सर लेकिन आपने ये काम करवाया था हमसे, हमसे एक बात आपने ये बात करवाई हुई है, आपने सिनेमिक सिस्टम पर सवाल बनाया था और सिनेमिक सिस्टम पर भी डबल बॉन्ड था, लेकिन तब आपने इलेक्ट्रोफाइल को रिंग पर भेजा था। क्यों रिंग पर भेजा था? सर ये इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड से भी तो इलेक्ट्रॉन ले सकता था, जैसे इस इलेक्ट्रोफाइल ने H+ ने इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिए, वैसे ये इलेक्ट्रोफाइल भी इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले सकता था। नहीं ले सकता था, डबल बॉन्ड के पास कुछ है ही नहीं, सब तो चूस लिए।
एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, इस डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी गिर चुकी है, इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन करेगा। लेकिन इसी केस में अगर मैं यहां पर डोनेटिंग ग्रुप लगा देता तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसी भी सूरत में एरोमैटिसिटी को डिस्टर्ब करने नहीं जा सकता था। ये डोनेटिंग नेचर है। इस केस में अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को भेजा तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस बार एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझो बात। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सिनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो सिनेमिक सिस्टम में भी पाई बॉन्ड होता है। सिनेमिक सिस्टम में रिंग के बाहर वाला पाई बॉन्ड बहुत ही खराब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, क्योंकि सीओएच उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चूस रहा है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहता है तेरे पास क्या जाऊंगा, तेरे पास तो खुद के अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेकार आदमी। इसलिए वो रिंग पर जाता था। और आपने बताया था सिनेमिक सिस्टम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता। इसी केस में अगर ये सिनेमिक सिस्टम की जगह यहां पर सीओएच सीएचओ की जगह सीएच3 लगा दिया जाए, डोनेटिंग नेचर शो करता है। ऐसे में इस डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर सब्स्टिट्यूशन ना करके इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन शो करता। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नॉट सब्स्टिट्यूशन। मैं जो बोल रहा हूं मैं उसको अलग से एक बात बताना चाह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये डाउट रहता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज एरोमेटिक सिस्टम, और इसके ऊपर आपने लगा दिया CH और यहां पर लगा दिया EWG, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आपने इसके सामने जब इलेक्ट्रोफाइल डाला तो इलेक्ट्रोफाइल का जो भी डिमांड है वो कौन पूरी कर सकता है? सर दो लोग पूरी कर सकते हैं। एक तो ये एरोमेटिक सिस्टम पूरी कर सकता है और एक ही डबल बॉन्ड पूरी कर सकता है। सर डबल बॉन्ड से मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पक्का इस एरोमेटिक सिस्टम पर जाएगा और इस एरोमेटिक सिस्टम पर जाने से ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा अब दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि सर इस बार हमने ये सिस्टम ले लिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब की मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया और इलेक्ट्रोफाइल को भेजा तो वो क्या बोलेगा कि भाई मैं तो नहीं जाता है एरोमेटिक सिस्टम पर। मैंने कहा क्यों? कह रहा है सर एरोमेटिक सिस्टम पर जाने का फायदा क्या है? अगर मैं एरोमेटिक सिस्टम पर गया तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने कहा वो तो गया था। कह रहा सर वो मजबूर था, मैं थोड़ी ना मजबूर हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर लगा हुआ है, मैं इस बार डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। और अगर मैं डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लूंगा तो इस बार वो सिर्फ डबल बॉन्ड पर जाके ऐड होगा वाया दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस बार आप सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने जा रहे हैं, यानी इस बार जो सीन बनेगा वो सीधे सीधे कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इस बार ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं, इस इलेक्ट्रोफाइल का सिर्फ एडिशन होगा। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के नाम से जानी जाएगी, समझो सब लोग। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के नाम से जानी जाएगी क्योंकि इस केस में डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मांगे जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है, रिंग की एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। उस केस में मजबूरी है, डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी, इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर जाके सब्स्टिट्यूट होगा, जिसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। लेकिन जब डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी अच्छी होगी तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, न कि सब्स्टिट्यूशन। वो चुपचाप जाके डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट नहीं करने देगा किसी। विनीत झा, क्या कहना चाह रहे हो? लास्ट वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हो? उसमें तुमने रिंग का साइज देखा, 6 मेंबर्ड। कुछ लोग कह रहे हैं सर 4 ही कार्बन है। अरे 2 कार्बन इसके भी तो गिनोगे, 2 कार्बन इस रिंग के भी तो लोगे, तभी तो 6 बनेंगे। 4 तो उनके हैं, उनके 4 ही हैं, लेकिन 2 इसके भी तो होंगे। जब वो वाला कार्बोकेटाइन यहां जाके जुड़ेगा तो एक डंडा बनेगा, एक डंडा ये, एक डंडा ये, 4 डंडे ऊपर, कुल मिला के 6 डंडे बनेंगे। कायदे से गिनो। भास्कर एक बार चेक कर लो बेटा, बताइए। कार्बन भी नहीं गिन पाते हैं। ये देखिए कहां गड़बड़ हो रही है, कहां गया ये देखिए। कैसे नहीं काउंट कर पा रहे हैं? देखो ये काउंट करो, 1 2 3 4, कार्बन 4 हो गए, कार्बन 4 हो गए, 1 2 3 4। और ये 2 कार्बन ये भी तो है ना, ये भी तो इसी रिंग का पोर्शन है। देखिए 2 कार्बन ये भी, 1 2 3 4, ये तो ठीक है। सर 2 कार्बन ये वाले हो गए, ये 6 मेंबर रिंग बन गई। समझ में आ रहा है? ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, और 6 मेंबर रिंग बन गई तो काम चल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से बताओ क्या करें। इस केस में शायद कुछ लोगों के लिए ये बात हो सकता है उनको याद ना हो। ये जो PCl5 है हमारा, दिस इज हेलोजिनेटिंग रिएजेंट। हेलोजिनेटिंग रिएजेंट यानी इसका काम यह है कि जहां पर भी OH ग्रुप दिखाई देगा वो उसको Cl से रिप्लेस कर देगा। यह हेलोजिनेटिंग रिएजेंट का काम होता है। PCl5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजिनेटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है और वो OH को Cl से रिप्लेस कर देता है। अब बिल्कुल सीधा इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो आपका OH है ये Cl से रिप्लेस हो जाएगा, और जब ये Cl से रिप्लेस होगा तो जो हमारा A बनेगा, वो A ऐसा दिखाई देगा। यहां आ जाएगा COCl, OH की जगह H आ जाएगा। और सर ये तो आपने जैसे बनाया था, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी ये आ जाएगा CH2 और इधर आपकी एक एरोमेटिक सिस्टम दोबारा आ जाएगी। ये है, यहां तक पहुंच गए, एंड दिस इज माई A, ये मेरा A। यानी COOH जो ग्रुप है हमारा OH, उस OH को आपने Cl से रिप्लेस करवा दिया PCl5 से, तो आपका COCl बन गया। अब आप कह रहे हैं इसके साथ AlCl3 रखेंगे, और ये तो सर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसा लगता है। AlCl3 COCl के सामने आएगा तो Cl को लेके भाग जाएगा और इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा। अब जैसे इस कार्बन पे प्लस आएगा, सर अब क्या करें, कहां जोड़ें? हमने कहा अजीब आदमी हो, यहां जुड़े तो हो। कह रहे नहीं, यहां से तो जुड़े हुए हैं, मैं प्लस को खत्म कैसे करूंगा? तो मैं बोलूंगा ये दिखाई नहीं देता तुम्हें, एक बस एक्टिवेटर है और ये एक्टिवेटर इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। अगर ये इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है तो इसका मतलब इस आदमी की सुनकर इसकी ऑर्थो पर या इसकी पैरा पर चले जाओ, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन होगी और ये इसकी पैरा पोजीशन होगी। पैरा मतलब इसकी ऑपोजिट। अब ये प्लस पैरा पर तो सर नहीं जाएगा, क्योंकि पैरा पर जाने से बड़ी टेढ़ी सी रिंग बनेगी, तो ये प्लस जाके चुपचाप ऑर्थो पे जुड़ जाएगा। और जब ये प्लस ऑर्थो पे जुड़ेगा तो देख लीजिए रिंग का साइज, इस बार सब लोग फिर से काउंट करके देखें जिनको पुरानी बार गड़बड़ लग रही थी। 1 2 3 4 5 6, इस बार रिंग का साइज 6 मेंबर्ड बन रहा है सर। एक खूबसूरत 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी और उसके सबसे ऊपर डबल बॉन्ड ओ होगा, ये वाला। यानी जो मेरा फाइनल बी आंसर आने वाला है, वो फाइनल बी आंसर आने वाला है। एक रिंग ये होगी, एक खूबसूरत 6 मेंबर्ड रिंग ये होगी, और एक एरोमेटिक सिस्टम ये होगा, और इसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ होगा, एंड दिस विल बी माई बी। इसको आप बी मानेंगे। सब लोग समझे? एंथ्रेसीन टाइप का ही, मतलब एंथ्रेसीन तो नहीं है लेकिन ठीक है, 6 मेंबर 3 रिंग्स जो हैं वो लाइन से लगी हुई। अब कुछ बच्चे देखो, जो मुझे दिक्कत हुई मैं फिर बता देता हूं। जब मैंने ये सवाल कभी पहले किया होगा ना, तो मैंने ये सवाल सही किया होगा, ठीक, लेकिन मुझे आंसर नहीं समझ में आ रहा था कि मैं टिक किसको करूं, क्योंकि आंसर जो बना हुआ था वो इस तरह से बना हुआ था, खूबसूरत खूबसूरत, और मेरा ये बना हुआ था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मेरा वाला आंसर यही है कि नहीं। तो तुम इस चीज को भी समझो, अपनी कॉपी पर देख के समझो कि जो तुमने किया है वो एक्चुअली यही है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इन दोनों रिंग्स को पकड़कर ऐसे हल्का सा घुमा दिया ऐसे। जब आप इन दोनों रिंग्स को घुमाएंगे तो ये ऐसे बन गया ऐसे। ये समझिए, ये रिंग ऐसी है, इनको ऐसे घुमाया और ऐसे रख दिया। तो यानी ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम वही है जो आपने बनाया। ये श्रेया, खूबसूरत रिंग का मतलब यही हुआ कि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन नेग्लिजिबल, 0 के आसपास, बिकॉज ऑल द कार्बन एटम्स दे आर एट 109 डिग्री। ये देखने से ऐसी होती है, 6 मेंबर रिंग बनाई जाती है, लेकिन ये होती बोट और चेयर फॉर्म के है। हालांकि हमें अभी नहीं करना है बोट और चेयर फॉर्म में, जिसमें कार्बन के बीच के जो ऑर्बिटल एंगल्स हैं वो सारे 109 डिग्री आते हैं। लीस्ट स्ट्रेन्ड रिंग वो बहुत ही कम स्ट्रेन्ड रिंग मानी जाती है। ये सवाल कर रहे हैं दक्षेश। दक्षेश कह रहा है सर आज करा क्या रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। दक्षेश आज सवाल कर रहे हैं 2-3 अच्छे लेवल के, कुछ समझने वाले। हमने आज सिर्फ फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की सिर्फ डेफिनेशन लिखकर उसके बारे में पढ़ लिया, बात खत्म। हमने एल्काइलेशन लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम एल्काइलेशन और एसाइलेशन के मिलाकर जरा 1-2 छोटे छोटे सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ कुछ यूनिकनेस है, जो हर सवाल आपको ये सिखा रहा है कि आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है। पहली बात, आप जब डायग्राम बना दें तो डायग्राम बनाने के बाद वही डायग्राम है कॉपी में बना हो पेपर में, जरूरी नहीं है वो पेपर में इस तरह के डायग्राम बना के देता है। आपने ये बना रखा है, अब आपका डायग्राम यही है, ये आप पहचानना सीखिए कि ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है। और ये मेरे बोर्ड को देखने से नहीं समझ में आएगा, जब आप अपनी कॉपी में देखेंगे तब समझ में आएगा कि जो अंदर वाली रिंग है वो 6 मेंबर्ड रिंग है। 2 कार्बन ये है, 2 कार्बन ये है, और उनके बीच में एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके ऊपर वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। ये इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और ये वो CH2 ग्रुप है जिसको मैंने बीच में बनाया था। दिस इज CH2।
समझ पा रहे हो भाई? देखो ऐसा है, थोड़ा सा ना तेज तो करना है ना, हल्का सा तेज तो करेंगे। आप छूटो मत, साथ चलते रहो बस। साथ चलने का तरीका यही है कि पुरानी चीजों को एक बार पढ़ के आया करो, सही से रिवाइज करके आया करो, तभी आगे साथ चल पाओगे। नहीं तो यही लगता रहेगा सर करा क्या रहे हो, कि चल क्या रहा है, अब हम क्या लल्लू लल्लू करते रहेंगे, लल्लू लल्लू करते रहेंगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा हमसे। इसलिए अब मैं सीधे सीधे आसान से सवाल दे सकता था, सर बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से कराएंगे AlCl। अरे क्यों, ये क्यों देंगे? थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं, ये तो हम कर ही लेंगे। अगर साथ चल रहे हो तो ये सवाल, कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर आपको ये वाला सवाल कराना चाहिए था। अब ये एक्सपेक्टेशन तो तुम्हारी बिल्कुल गलत है, ये तो मुझे नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि इतना सब पढ़ने के बाद अगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो मैं बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा हूं, क्योंकि इसमें तो दुनिया जानती है सर, मैकेनिज्म अभी आपने बताई थी, यहां प्लस आएगा जाके रिंग से जोड़ देंगे। ये करना हमारा पर्पस थोड़ी ना यार, ये तो कोई भी कर लेगा सर, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन सर वही सवाल थोड़ा कायदे से बनाइए, थोड़ा कायदे से बनाते हैं सर, यही COCl है, जैसे यहां COCl था वैसे ये भी COCl है, लेकिन सर अब आपको उसको जोड़ना कहां है? एक एरोमेटिक सिस्टम पर। यहां पर भी एक एरोमेटिक सिस्टम है लेकिन वो बगल में। सर कहां जोड़ेंगे? CH2 की सुनेंगे, क्या सुनाता है? ऑर्थो पैरा। पैरा पर नहीं जाएंगे क्योंकि दूर है, इसलिए ऑर्थो पे जाके जुड़ जाएंगे। यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, और जब ये इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा तो इट विल बी अ 6 मेंबर्ड रिंग, जो इस तरह की दिखाई देगी। जो करके आ रहा है उसके समझ में आएगा, जो नहीं करके आ रहा है वो छूटता चला जाएगा। अरे मैं तो अभी और इसमें बम फोड़ूंगा यार, मुझे तो और भी चीजें बतानी है, क्योंकि मुझे अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं मुझे पूरा डाउट है, वो पूरा उम्मीद है कि इस साल अगले साल पक्का वो कहीं ना कहीं हल्का सा छुआ देगा, और बच्चा यही सोचेगा साला बेवकूफ पता नहीं कैसा सवाल बना रहा है, ये तो सवाल ही गलत लगता है। अब मैं देखो यहीं पर एक बात और ऐड करने जा रहा हूं, एंड दैट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation। ये क्या है? ये कौन सा टॉपिक आपने नया निकाला है? कुछ टॉपिक नहीं निकाला है, हम सिर्फ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहा भाई उसने कहा भाई करना क्या है? Cl लगाना रह गया सर। अरे आरजू Cl तो निकल गया था, AlCl3 ने Cl को लेके भाग गया, AlCl3 ने Cl को पकड़ के वो भाग गया, तभी तो कार्बोकेटाइन बना ना अंदर, और वो CO का कार्बोकेटाइन जाके बगल वाली रिंग पे जुड़ गया। Cl कहां से आ गया इसमें बीच में? Cl के निकलने से, यही तो Friedel-Crafts acylation है ना, RCOCl विद AlCl3 क्या होगा? AlCl3 Cl को लेके भाग जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा और वो जाके जुड़ जाएगा। Cl कहां है? Cl तो उसके साथ है। समझ में आ गया ना? हाँ शाबाश, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ये कैसा कंपैरिजन है? अब देखो कोई टॉपिक नहीं यार, ये टॉपिक सपोज मैंने बनाया, ठीक, मैंने जानबूझ के ये 2-3 टॉपिक बना, 2-3 कंपैरिजन लिखे जबरदस्ती, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी फॉर्म में हमसे जेई के पेपर में सवाल पूछ लेगा, चाहे वो मेंस लेवल हो चाहे वो एडवांस लेवल। छोटा सा ऑब्जेक्टिव मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि सर कंपैरिजन का क्या मतलब। मैं पहला कंपैरिजन तुमसे पूछना चाहता हूं, द रिक्वायरमेंट ऑफ Lewis acid is more in। ये पहला कंपैरिजन हो गया, पहला एसाइलेशन, दूसरा एल्काइलेशन, तीसरा सेम, दोनों में सेम रिक्वायरमेंट है, और चौथा कांट से। क्या ऑप्शन टिक करोगे? एक सवाल के तौर पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि दोनों लोग AlCl3 की रिक्वायरमेंट रखते हैं, मैं दोनों रिएक्शंस आपके सामने लिख रहा हूं, ये आपके पास एरोमेटिक सिस्टम है और ये आपकी RCl है, ये AlCl3। एल्काइलेशन या एसाइलेशन? सर ये तो एल्काइलेशन है, कार्बोकेटाइन बनेगा, अपना चक्कर चुक्कर काट के अपना स्टेबलाइज हो जाएगा और उसके बाद जाके जुड़ जाएगा। मान लीजिए जुड़ गया, और क्या बनेगा सर? एक AlCl3 बाहर निकल आएगा और HCl अलग हो जाएगा, ये रिएक्शन। तो मतलब कहा ठीक है, अब जरा एसाइलेशन की बात करिए। एसाइलेशन में क्या होगा? एसाइलेशन में ये RCOCl होगा और ये AlCl3 के साथ रखा जाएगा, फिर वही है सर, Cl को लेके AlCl3 भागेगा, ये आपका डबल बॉन्ड O R लग जाएगा, साथ में AlCl3 फिर से अलग हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। ये
सवाल यह है कि सर ये एसाइलेशन और एल्काइलेशन दो रिएक्शंस है, दोनों में AlCl3 की जरूरत है। आपको ही बताना है एसाइलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, AlCl3 की रिक्वायरमेंट एसाइलेशन में ज्यादा होगी या एल्काइलेशन में ज्यादा होगी, या दोनों जगहों पर सेम होगी, या हम नहीं कह सकते सर, हम नहीं बता सकते इस बात। विहान कह रहा है ए, ऋत्विक कह रहा है और आयुष कह रहे हैं बी, अजय भी कह रहा है ए, आयुष सिंह कह रहे हैं एल्काइलेशन। अच्छा, अयान कह रहा है मैं नहीं बता सकता, अयान कह रहा है कांट से। अपर्णा सिंह कह रहे हैं कि ए, गौतम चौधरी कह रहा है कि सेम होना चाहिए, इफ्तिखार अंसारी कह रहे हैं एल्काइलेशन में। बहुत बढ़िया, मतलब हमें यही जानना है, मतलब हमें यही करना है, मतलब एटलीस्ट तुम में से कुछ लोग गलत सही जो भी सोच रहे हैं वो सोच तो रहे हैं, सोच ये रहे हैं। भाई मैं अगर तुम्हारी जगह होता और मुझे कुछ ना पता होता, मतलब जितना मुझे आज पढ़ाया गया है, आज तक जो भी पढ़ाया गया है, मेरा दिमाग सिर्फ एक बात बोलता, मैं इतनी शायद अकल नहीं लगा पाता, मेरी दिमाग ये बोलता कि सर दोनों सूरतों में AlCl3 कर क्या रहा है। AlCl3 यहां से Cl को खींच के भागेगा, AlCl3 यहां से Cl को खींच के भागेगा, ठीक, और दोनों जगहों से Cl को निकालना है। निकालने के बाद जब वो R प्लस जाके सब्स्टिट्यूट होगा तो आखिरी स्टेप में H प्लस निकलेगा, वो H प्लस AlCl4 माइनस में से Cl को ले लेगा, HCl अलग हो जाएगा, AlCl3 वापस बाहर निकल आएगा। तो सर दोनों सूरतों में हम ये नहीं पूछ रहे AlCl3 को दिक्कत कहां हो रही है, आसानी कहां हो रही है, काम उसका एक ही है, वो यहां से भी Cl को निकालेगा, वो यहां से भी Cl को निकालेगा। सर दोनों सूरतों में काम तो एक ही है, और सारा अपना काम खत्म होने के बाद AlCl3 वापस बाहर खड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ सर AlCl3 जितना भी लो दोनों सूरतों में बराबर ही चाहिए, क्योंकि वो अपना कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। यूज करिए, खत्म करिए, बाद में आके बाहर आ जाएगा, फिर यूज करिए, खत्म करिए, बाद में आके बाहर आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में AlCl3 का जो काम है वो एक जैसा है, और दोनों सूरतों में AlCl3 बराबर आपको बाहर आके खड़ा मिलेगा। तो अगर आपको जितना भी AlCl3 लेना है दोनों जगहों पर सेम ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ये सोच के आंसर निकालते हैं सर यहां पर रेजोनेंस हो रही, अरे भाई रेजोनेंस हो या ना हो, Cl को तो लेके भागोगे ना। हम ये नहीं पूछ रहे कि कहां से आसानी से Cl निकलेगा, कहां मुश्किल से Cl निकलेगा, ये सब नहीं पूछ रहे। हम तो सीधे कह रहे हैं AlCl3 का काम क्या है सर, Cl को लेके भागना। Cl को लेके भागने के बाद क्या करेगा सर, उसके बाद लास्ट स्टेप में AlCl3 फिर से बाहर आ जाएगा, बात खत्म। यानी जो करना है करिए, लास्ट में बाहर, जो करना है करिए, लास्ट में बाहर। ऐसे में ऐसा लगता है कि दोनों जगहों पर AlCl3 की रिक्वायरमेंट सिमिलर है, क्योंकि AlCl3 रिएक्शन में कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वो जैसा भी अपना काम कर रहा है लास्ट में बाहर आके खड़ा हो जाता है। वो जैसा भी अपना काम कर रहा है, चाहे आसानी से कर रहा हो चाहे मुश्किल से कर रहा हो, लास्ट में आके बाहर खड़ा हो जाता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ AlCl3, द अमाउंट ऑफ AlCl3 रिक्वायर्ड शुड बी सेम इन बोथ द केसेस, ऐसा लग रहा। नहीं आयुष, एसाइलेशन में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस से तो इससे क्या फर्क पड़ता है, Cl का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, होने दो, समझो बात को, निकालेगा लेकिन AlCl3 ना। ऐसा थोड़ी ना कि सर 10 AlCl3 मिलकर Cl को निकालेंगे, एक AlCl3 एक Cl को निकालेगा, चाहे ऊपर की बात करो चाहे नीचे की। नीचे मुश्किल होगी, ऊपर आसानी होगी, होने दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ होने के बाद AlCl3 बाहर आके खड़ा हो जाएगा। तो अगर आपने ऊपर 5 मोल लिए तो नीचे भी 5 मोल ले लीजिए, क्योंकि 5 के 5 मोल बाहर आ जाएंगे, होना ही नहीं है कुछ। सब लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? तो ऐसा लग रहा है कि दोनों केसेस में AlCl3 की रिक्वायरमेंट सेम, जबकि ऐसा नहीं। इन केस ऑफ एसाइलेशन द रिक्वायरमेंट विल बी मोर, यानी एसाइलेशन के केस में इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्यों एसाइलेशन में ज्यादा होती है मैं बताता हूं। एसाइलेशन में इसलिए ज्यादा मानी जाती है कि सब कुछ सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही किया, सब कुछ सेम, सब कुछ एकदम सही चल रहा है, यूज करिए बाहर फेंकिए, यूज करिए बाहर फेंकिए, यूज करिए बाहर फेंकिए, बिल्कुल सही है। ऐसा लग रहा है जैसे रिक्वायरमेंट शुड बी सेम, जबकि गड़बड़ एसाइलेशन में यह है कि जैसे ही आप इसको बाहर फेंकते हैं, जैसे ही आप इसको बाहर फेंकते हैं, अब ये क्या क्या बन चुका है सर, एक तो बन चुका है आपका ये, जैसे ही आप इसको बाहर फेंकते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट बना है वो ये बना है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, ये आपका प्रोडक्ट बना, और साथ में आप कह रहे हैं कि AlCl3 बना। ये देखिए दोनों लोग साथ में बने। तो होता क्या है कि जैसे ही AlCl3 इस प्रोडक्ट के साथ बनता है, ये AlCl3 अपना काम फिर से चालू कर देता है। क्या काम है इस AlCl3 का सर, ये लुईस एसिड है, तो इसका काम क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर की डिमांड रखता है। तो जैसे ही इसको लगता है अरे वाह यार एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जिसपे लोन पेयर है,
वो AlCl3 इसी के साथ जाके दोबारा चिपक जाता है, समझो बात। यानी वो कहता है भाड़ में जाए Cl, मैं तो इसी के साथ जाके चिपक जाऊंगा। ये AlCl3 इसके साथ जाके दोबारा चिपक जाता है और दोबारा चिपकने से इस O के लोन पेयर लेने लगता है, Al पर ऑक्सीजन पर डेल प्लस और Al पर डेल नेगेटिव आने लगता है। यानी ये जो कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से कुछ AlCl3 प्रोडक्ट के साथ चिपके हुए पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप अपना ये वाला काम जारी रखना चाहते हैं तो आपको AlCl3 ज्यादा लाना पड़ता है। ज्यादा में से कुछ अपना काम करते रहते हैं, कुछ प्रोडक्ट के साथ चिपके रहते हैं, ऐसी की तैसी। यानी अगर आप AlCl3 कम लेके आएंगे तो AlCl3 जैसे ही बने अपना काम खत्म करेगा और वो प्रोडक्ट के सामने आके खड़ा होगा तो प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाएगा। अब जब वो प्रोडक्ट के साथ जुड़ गया तो ये फर्दर काम कैसे चलेगा? अब AlCl3 कहां से निकालेगा Cl को? वो तो वहां अपनी डिमांड पूरी कर रहा है। तो ऐसे में AlCl3 ज्यादा लाना पड़ता है, जिसका कुछ हिस्सा वो प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लेक्सेशन में इन्वॉल्व हो जाता है और बचा हुआ हिस्सा वो अपना काम चालू रखता है। जबकि ये काम ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर AlCl3 की डिमांड पूरी करने वाला आदमी नहीं। यानी ये जो एसाइलेशन है, इस एसाइलेशन का जो प्रोडक्ट बनता है उसमें O पर लोन पेयर होते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट बनता है AlCl3 खटाक से उस प्रोडक्ट के साथ चिपक जाता है और जैसे ही AlCl3 प्रोडक्ट के साथ चिपकता है, अब AlCl3 की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि आपको ये काम भी करना है। तो जैसे जैसे वो वहां चिपकता जाता है, यहां पर AlCl3 की अवेलेबिलिटी वो कम होती जाती है। तो आप पहले से ही AlCl3 ज्यादा लेके बैठते हैं ताकि जिसको चिपकना है चिपक जाए, लेकिन मेरे पास AlCl3 पड़ा हो ताकि वो RCOCl को RCO प्लस में कन्वर्ट कर सके। शेखर कह रहा है अगर ऐसा सवाल आया तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। शेखर कितने छोड़ोगे, कितने छोड़ोगे बेटा? इसलिए अटेम्प्ट करना है। और अब कम से कम बता दिया गया है तुम्हें, तुम्हें भले ही रीजन ना समझ में आया हो, कम से कम इतना तो याद कर लो कि AlCl3 की रिक्वायरमेंट एसाइलेशन में ज्यादा है क्योंकि AlCl3 एक लुईस एसिड है। वो Cl से तो इलेक्ट्रॉन लेता ही लेता है ताकि RCO प्लस बने, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ भी जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से AlCl3 की कमी पड़ने लगती है और आपको AlCl3 ज्यादा लाना पड़ता है। समझ में आ गई बात? ठीक, दूसरा कंपैरिजन करते हैं। दूसरा कंपैरिजन है पॉली एल्काइलेशन इज feasible but polyacylation is not। ये दूसरा कंपैरिजन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉली एल्काइलेशन वर्ड सुनने को मिल सकता लेकिन पॉली एसाइलेशन सुनने को नहीं मिल सकता। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा बार, समझ लो बात को। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे पास एक एरोमेटिक सिस्टम है, तो अगर अब मैं ये इस रिएक्शन को कैरी आउट करता हूं, मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं CH3Cl AlCl3s, तो हम समझते हैं सर दिस इज एल्काइलेशन, ये एल्काइलेशन टॉलुइन बन जाएगा सर, ये CH3 लग जाएगा, ठीक है। लेकिन सर अगर आप चाहें तो इसको दोबारा भी अल्काइलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड सिस्टम, ये एक एक्टिवेटेड सिस्टम है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। आप इसको एक से ज्यादा बार अल्काइलेट कर सकते हैं, इसे पॉली अल्काइलेशन वर्ड बोला जाएगा। आप एक CH3 लगा चुके हैं, आप एक CH3 और लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप पॉली अल्काइलेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो पॉली अल्काइलेशन बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक बार अल्काइल ग्रुप लगने के बाद ये रिंग एक्टिवेट हो जाती और इसके एक्टिवेशन से फर्दर अल्काइलेशन पॉसिबल होता। ये रिंग एक्टिवेटेड रिंग, और अगर ये एक्टिवेटेड रिंग है तो आपको फर्दर एल्काइलेशन देखने को मिल सकता। लेकिन अगर आप एक बार एसाइलेट कर दें तो वो रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, फर्दर एसाइलेशन नहीं हो पाएगा। यानी पॉली एसाइलेशन तो फीजिबल है, लेकिन अगर आप पॉली एल्काइलेशन तो फीजिबल है, लेकिन अगर आप पॉली एसाइलेशन की बात करें तो नहीं हो पाएगा। यानी अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं CH3 COCl AlCl3, तो दिस इज एसाइलेशन, बिल्कुल आप कर सकते हैं, एक बार ऐसा हो सकता है। लीजिए एक बार ऐसा कर लिया, अब आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो एक बार और करेंगे, चलिए करके देख लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। जब आप एक बार और करेंगे तो क्या बदतमीजी होगी, वो कहेगा भाई साहब अब ये रिंग डीएक्टिवेटेड, नाउ दिस सिस्टम इज डीएक्टिवेटेड सिस्टम बिकॉज ऑफ दिस C डबल बॉन्ड O ग्रुप, अब ये डीएक्टिवेटेड सिस्टम। अब अगर ये डीएक्टिवेटेड
और अभी बात हुई थी डीएक्टिवेटेड सिस्टम में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी। यानी एक बार एसाइल लगा दो, बात खत्म करो, बार बार की बकवास मत करो। एक बार एल्काइल लगा दो तो बार बार एल्काइल लगा दो। क्यों? क्योंकि एक बार एल्काइल लगाने के बाद आप फर्दर एल्काइलेशन कर सकते हैं, बिकॉज रिंग इज एक्टिवेटेड नाउ। शाबाश, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। तीसरे कंपैरिजन पे आते हैं। तीसरा कंपैरिजन क्या है? तीसरा कंपैरिजन है डी एल्काइलेशन इज नॉट पॉसिबल। डी एल्काइलेशन इज पॉसिबल but de-acylation is not। यानी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एल्काइलेशन तो सुनने को मिल सकता, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कहीं सुनने को मिला तो डी एल्काइलेशन सुनने को मिल सकता कि एक रिंग थी, उसको एल्काइलेट किया गया, फिर उसमें से एल्काइल ग्रुप को हटा दिया गया। लेकिन अगर वो रिंग एसाइलेट हो रही है तो आप उसको डी एसाइलेट नहीं कर पाएंगे। वो डी एसाइलेशन वर्ड, यानी अगर मेरे पास एल्काइल को भी निकालने का ऑप्शन हो और उसी रिंग में से एसाइल को भी निकालने का ऑप्शन हो, तो एल्काइल तो निकल सकता है लेकिन एसाइल ग्रुप वहां से लीव नहीं कर सकता। मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं, तुम समझ भी जाओगे। मान लीजिए मैं तुमसे ये पूछूं कि ये बताइए सबसे पहले ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये एल्काइलेशन है या एसाइलेशन? तो सब लोग कहेंगे सर ये एल्काइलेशन रिएक्शन है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, ये एल्काइलेशन कर दिया। अब बताइए ये कौन सी रिएक्शन है? सर ये CH3 होल थ्राइस CCl AlCl3 डाला जा रहा है। ऑब्वियसली सर ये भी एल्काइलेशन रिएक्शन है। इस बार तो बहुत जबरदस्त कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि CH3 की सुनकर CH3 की पैरा पर जाके जुड़ जाएगा। बिल्कुल सही है सर। ये देखिए आपने 3 CH3 ग्रुप C के साथ लगा दिए, ये आंसर आ गया। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात है हमारी ये कि अब अगर मैं CH3COCl के साथ ये रिएक्शन कराऊं, CH3COCl AlCl3 के साथ, अब क्या होगा? सर दिस इज एसाइलेशन, नाउ दिस इज एसाइलेशन एंड द रिंग इज एक्टिवेटेड, सो पक्का एसाइलेशन तो होगा। कहां होगा? सर एक तो एक्टिवेशन इसकी वजह से है और एक एक्टिवेशन इसकी वजह से है, लेकिन सर ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। क्यों? क्योंकि इसके हाइपर कॉन्जुगेशन 3 है, इसके पास तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है सर, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। और अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एक्टिवेट कर रहा है ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट, बट दिस इज एक्टिवेटिंग द सिस्टम ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट। यानी ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से एक्टिवेट कर रहा है, ये सिर्फ इंडक्टिव की वजह से एक्टिवेट कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों में ज्यादा एक्टिवेशन किसकी वजह से है? CH3। इसलिए जो एसाइलियम आयन आप बनाएंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल आप बनाएंगे, वो CH3 की सुनेगा और CH3 की सुनकर CH3 की ऑर्थो पे जाके जुड़ जाएगा। यानी ये आ गया आपका COCH3 ग्रुप और ये आ गया आपका CCH3 CH3 CH3। बताओ यहां तक सब लोगों को समझ में आया? क्योंकि अभी डी वाली बात अब आएगी। मिस्टर खान कह रहे हैं नोट तो करने दिया करिए। अच्छा तुम नोट नहीं कर पाए खान साहब, हमें लगा तुमने नोट कर लिया यार। अच्छा एक काम करते हैं, एक मिनट के लिए रुक जाते हैं, तुम आराम से पुरानी चीजों को पहले बैलेंस कर लो, हम जरा 1 मिनट बात करते हैं बात। ऋत्विक जीओसी का असाइनमेंट पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा है, मैं आज पक्का डलवा देता हूं। मैंने वो 2-3 असाइनमेंट बनवाए हैं और वो बिल्कुल आज तुम्हें दे देता हूं। पता नहीं मैंने बोल दिया था, वो अभी तक गया ही नहीं। मैं आज पक्का अभी क्लास खत्म होते ही वो डलवाता हूं। क्लास खत्म होते ही सबसे पहले ये वाला काम करते हैं। और वो सिंपल असाइनमेंट है, मतलब सर उसमें कुछ सवाल हो सकते हैं जो बाहर बाहर के हो, अभी अपने मतलब के ना हो, लेकिन वो सिंपल असाइनमेंट है एक बेसिक रिवीजन के लिए
जैसे मेंस लेवल का एक बेसिक रिवीजन होता है, तो आप क्योंकि पढ़ चुके हैं, काफी कुछ कर लिया है, तो आप आंख बंद करके अपना 2 घंटे 3 घंटे घर में बैठिए और लाइन से अपने सवाल निपटा दीजिए। एक आदमी कह रहा है बट की स्पेलिंग पढ़ के मजा आ गया। अबे समझा करो यार। आर्यन उसके आंसर्स मिल जाएंगे बेटा, सोल्यूशन तो असाइनमेंट का क्या ही होगा, मतलब समझ रहे हो। अब इतना मत करो, इतना इतना मत सताओ। आप उसका सोल्यूशन आंसर्स देख लीजिए, आंसर से आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि सवाल इजी है अभी ना। शेखर तुम्हें ऐसा लग रहा है यार डीपीपी के ज्यादातर क्वेश्चंस में पेन नहीं चलाना चाहते या पेन नहीं चलाना पड़ता, इसलिए क्योंकि यही है ऑर्गेनिक का क्रक्स। जिसको समझ में आ जाएगा वो ओरली कर लेगा, क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता। और तुम देख रहे होगे डीपीपी के सोल्यूशन सारे मैं बना रहा हूं, ठीक, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे खुद कोई कहता है कि सर डीपीपी रिकॉर्ड करनी है, तो मैं उसमें मुश्किल से 1 मिनट लगाता हूं डीपीपी रिकॉर्ड करने में, मुश्किल से, कुछ नहीं है। तुम खुद ही देख रहे हो मैं करता क्या हूं। मैं ऐसे ही कर देता हूं, इसमें जो है ना, यहाँ पे जो है एक एरोमेटिक, नेक्स्ट, ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, नेक्स्ट। मैं जानबूझ के उसमें कुछ नहीं डिटेल दे रहा हूं, कुछ नहीं, एक हल्की सी हिंट, भाई देखना जरा, सोचना कहीं एरोमेटिक का झंझट तो नहीं है। चलो अगले सवाल पे आते हैं, कहीं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कुछ ऐसे कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में तो नहीं आ रहा, बस हल्की हल्की सी हिंट, बस, ताकि आप ज्यादातर अपना दिमाग यूज करें। और वो सारे, अब तक मान लीजिए आपको डीपीपी के 100 सवाल मिल चुके हैं सपोज, वो 100 के 100 सवाल कोशिश करके जानबूझ के थोड़े थोड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बनाए जा रहे हैं, ताकि वो 100 सवाल की जो प्रैक्टिस है वो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से मजबूत कर दे। इसलिए सब लोग जो है वो जरूर करिए। सब लोग उसको जरूर करिए फटाफट, ऐसे में ऐसे, मतलब समझ लो, कुछ तो ऐसे टाइम बर्बाद करने के लिए बैठ गया एक सवाल करके, कुछ ऐसे कुछ पन्ने पलट रहे हैं, कुछ आंसर देख लिया कि भाई ऐसा इसका ऑप्शन डी दे रखा है, कहीं गलत तो नहीं है, ऐसा समझ लो। अदरवाइज तो कुछ करना ही नहीं है डीपीपी सोल्यूशन, सिर्फ हिंट दे दिया, ऐसा कर लीजिए अपने आप कर लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा अब देखो काम की बात करते हैं। यहां तक कहीं पर भी अभी मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आ रही कि ये क्या बदतमीजी चल रही है। ये डी, डी कहां से आ रहा है? डी मतलब समझते हो, डी मतलब निकलना। ये अब तक तो जोड़ ही जोड़ रहे हो, पहले अल्काइलेशन को जोड़ा, फिर एक और अल्काइल ग्रुप को जोड़ा, फिर एसाइल ग्रुप को जोड़ा। ये डी कहां है इसके अंदर? अब मैं डी की बात करता हूं। अब देखो यहां पे ये पॉइंट आता है जो इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। ये जो डी वाली बात है वो ये है कि ये जो मेरा सिस्टम तैयार हुआ है वो ये CH3 है, और यहां COCl है, सॉरी COCH3 है, और यहां आपका CH3 CH3 CH3। अब तुम ये बताओ, अगर इसके बाद में तुमको ये सवाल लिख के दे दूं, अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? ये सवाल आ गया कि भाई साहब ऐसा ये आदमी है, इसके सामने बेंजीन रखी है AlCl3 के साथ। मुझे एक चीज समझ में आती है सर, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, AlCl3 को देखते ही मैं समझ गया ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये तो एरोमेटिक सिस्टम ठीक है, ये तो आपने एक एरोमेटिक सिस्टम दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल कहां है सर? इलेक्ट्रोफाइल तो दीजिए। अभी देखो मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं, फिर मैं मैकेनिज्म एक बार समझाऊंगा तुम्हें। मुझे जो समझ में आ रहा है कि सर इस पूरे सिस्टम में से एक इलेक्ट्रोफाइल उछल के निकलेगा और यहां जाके जुड़ जाएगा। अब वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा निकल सकता है सर? एक उम्मीद इससे कर सकते हैं, एक उम्मीद इसके निकलने से कर सकते हैं, और एक उम्मीद इसके निकलने की कर सकते हैं। अगर ये निकला तो डी अल्काइलेशन, ये निकला तो डी अल्काइलेशन, ये निकला तो डी एसाइलेशन। सर मुझे सबसे गंदी उम्मीद इस आदमी से लगती है, बिकॉज ये पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर है सर। सीओ ग्रुप रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और अगर सीओ ग्रुप रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इनके बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इसका टूट पाना आसान नहीं होगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। यानी डीएसाइलेशन की संभावनाएं क्यों नहीं है? क्योंकि डीएसाइलेशन में सी और कार्बन, कार्बन बेंजीन वाले कार्बन और सीओ ग्रुप वाले कार्बन के बीच में पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और इस पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड मजबूत बन जाता है, और बॉन्ड मजबूत बनने से इस बॉन्ड का टूट पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक, मैंने कहा चलिए ठीक है, ऊपर वाले से बात करते हैं। ऊपर वाला क्या बोलेगा?
ऊपर वाला कहेगा कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना, मैं CH3+ हूं, मैं अगर निकला तो CH3+ के फॉर्म में निकलूंगा। क्या CH3+ स्टेबल होता है? बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात, हमारे बीच में भी पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर। मैंने कहा तुम्हारा पाई बॉन्ड कहां से आ गया? कह रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। उस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी मेरा बाहर निकल पाना मुश्किल लगता है। तो मैंने कहा यार तुम भी नहीं निकलते, डीएसाइलेशन नहीं होता, एल्काइल ग्रुप नहीं करता, डीएल्काइलेशन नहीं होता, तो क्या करें? कह रहा है इसको निकालो, इसको। मैंने कहा क्यों, इसमें क्या बुराई है? कह रहा बुराई है कि ये सिंगल बॉन्ड है, दिस इज सिंगल बॉन्ड, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा, सर अगर ये निकल के आएगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो आप समझ भी नहीं सकते कितना खूबसूरत इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये 3 डिग्री मस्त स्टेबल कार्बोकैटायन, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, जबरदस्त स्टेबल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी रिंग में से एल्काइल को डी करना हो या एसाइल को डी करना हो तो एल्काइल का डी होगा पहली बात, एसाइल का नहीं होगा। और एल्काइल का भी वो उस एल्काइल का डी होगा जो एल्काइल हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर वो एल्काइल भी हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया तो उसके बीच में भी पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और वो भी बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी इस सवाल में अगर कोई निकला एल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप एज एन इलेक्ट्रोफाइल, वो इस एरोमेटिक सिस्टम पर सब्स्टिट्यूट होगा। अगर कोई निकला तो वो एल्काइल ग्रुप होगा और वो भी उन दोनों एल्काइल में से वो एल्काइल होगा जिसका कार्बोकैटायन भी स्टेबल है, क्योंकि एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। साथ ही साथ इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि यह हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं। कुछ समझ पाए बात को? इसका मतलब इस आदमी को उठाइए और इसको एरोमेटिक सिस्टम पर जाके जोड़ दीजिए, और जब आप इस एरोमेटिक सिस्टम पर इस आदमी को जोड़ेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इस बेंजीन पर तो ये लग जाएगा, और वहां जो बच जाएगा वो कौन कौन बच जाएगा? सर एक तो ऊपर वाला CH3 बच जाएगा और एक आपका COCH3 बच जाएगा, बस खत्म। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये दोनों मेरे फाइनल प्रोडक्ट होंगे। ये वो होगा जो यहां से निकलकर यहां चिपका, और जो बच गया ये दोनों, वो एक हमारा दूसरा प्रोडक्ट होगा। ये इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। और यहां से दिखाई दे रहा है दिस इज डी एल्काइलेशन, दिस इज नॉट डी एसाइलेशन, दिस इज डी एल्काइलेशन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कुछ सुनने को मिला तो वो डी एल्काइलेशन हो सकता है, डी एसाइलेशन नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर। यहां तक समझ में आया? अब देखो, ये सवाल ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। अब मैं आता हूं इसकी मैकेनिज्म। ये निकला कैसे सर? ये निकल के क्या? तो सर मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, हाँ बात सही है, लेकिन मैं इस सवाल को और मुश्किल बना सकता था। अगर तुम्हें मैकेनिज्म नहीं आती तो तुम ये सवाल नहीं कर पाओ, इसलिए मैं तुम्हें मैकेनिज्म बताता हूं, फिर वो बताता हूं कि जब मैं ये सवाल मुश्किल बनाता तो कैसे बनाता। इसकी मैकेनिज्म में ये बताइए ये निकला कहां से। अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, पहले सब लोग जल्दी से नोट कर लो भाई। साहिल कह रहा है सब विरोधी दल के हैं, दूसरी पार्टी कौन सी है साहिल? स्पेलिंग मिस्टेक मिस्टेक निकाल रहे हैं सब लोग आपकी, ये सब दूसरी पार्टी के हैं। साहिल दूसरी पार्टी का नाम बताओ। अच्छा, एंटी फैजल पार्टी। एंटी फैजल पार्टी कौन हो सकता है यार? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तब होगी जब किसी को जानते होंगे, किसी को जानते ही नहीं है तो दुश्मनी किस बात की? यही 2-4 लोग हैं हमारे साथ वाले। ओपी सर, ओपी सर, अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, ओपी अपना दोस्त है। नहीं एंटी क्यों है मतलब? तो बहुत सारे अलग दुकानें हैं, बहुत सारे अलग लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो एंटी क्यों हो सकते हैं? एंटी तो हो ही नहीं सकते, हमारी तो कोई किसी से कोई बातचीत ही नहीं है। अच्छा, कॉमर्स वाले हैं, ये कह रहा है ये कॉमर्स वाले हैं सर, ये कॉमर्स वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा अब इसी में अब थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ये जो मैकेनिज्म है
ये क्यों इंटरेस्टिंग है मैं बताता हूं तुम्हें, क्योंकि मैं वो एक सवाल, इस सवाल को और अच्छा बनाना चाह रहा हूं। मतलब ये सवाल ठीक है, मैंने किसी किताब में देखा था, और क्योंकि कहीं है तो हो सकता है कभी दोबारा ना दिखे या दिख भी जाए, पता नहीं, लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। देखो कैसे, ये आपने ये कहा कि सर देखिए ऐसा है, ये है मामला कि ये है आपका एक एरोमेटिक सिस्टम जिस पर ये लोग लगे, एक CH3 लगा है, एक COCH3 लगा है, और एक ये लगा। ठीक, अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि इसके सामने एक एरोमेटिक सिस्टम रख देंगे, बिल्कुल रख दीजिए, अभी अभी रखते हैं। लेकिन सर आपने लिया AlCl3, तुमने कुछ लोगों ने सोचा होगा कि AlCl3 लिया क्यों गया है? हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कहा भाई ऐसा तुम यहां से बाहर निकल जाना और एरोमेटिक सिस्टम पे जाके जुड़ जाना। ये AlCl3 क्या, सारा खेल AlCl3 खेल रहा, ये सारा खेल AlCl3 खेल रहा। कैसे, एक एक करके शुरू करते हैं। सर AlCl3 कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने कहा तो कह रहा सर ये कह रहा है यहां आ जाएंगे, बुला लो इसको यहां पे। मैंने कहा ठीक है, ले जाए यहां से इलेक्ट्रॉन। अब जरा समझना कैसे लेके जाएगा, मैं बनाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा इसको, क्योंकि बनाने में बैंड बज जाएगी। 3 बार मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी, मैं सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें। AlCl3 यहां आया, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि लुईस एसिड है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग है। एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि एक लुईस एसिड है, क्या होता था जरा बताओ, भूल जाओ ये AlCl3, ये एक इलेक्ट्रोफाइल। अगर वो इस पोजीशन पर आया तो क्या करने आएगा, सर इलेक्ट्रॉन लेने आएगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस सिस्टम की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। हां, चक्कर काटते 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 जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स वापस आएगा तो लात मार के किसको निकालते थे, H+ को। आज सर H+ नहीं मिलेगा, आज लात मार के इसको बाहर निकालेंगे। नाउ दिस इज CH3, C+, CH3, CH3। लेकिन सर गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ ये हो गई कि अब इस कार्बन पर AlCl3 जुड़ा होगा इस आदमी की जगह। हां, बात तो सही है। यानी अब क्या सीन होगा, सर ये जो पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया, इस पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहां तो CH3 होगा, यहां COCH3 होगा, और नीचे आपका AlCl3 लटक रहा होगा। और निकाल किसको दिया आपने, CH3, C+, CH3, CH3। समझना, इलेक्ट्रोफाइल आया, कार्बोकेटाइन सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स चक्कर काटते काटते यहां पहुंचेगा, और लास्ट स्टेप में H+ की जगह इस बदतमीज आदमी को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जाके उस एरोमेटिक सिस्टम पर जाके जुड़ेगा। जरा समझना, ये एरोमेटिक सिस्टम, ये इलेक्ट्रोफाइल कहेगा मैं यहां जाके जुड़ूंगा। क्या अब यहां की क्या मैकेनिज्म है, सर जब ये यहां आएगा तो यहां पर एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद चक्कर काटेगा, चक्कर काटने के बाद लास्ट स्टेप में किसको निकाल दिया जाएगा, H+ को। सर ये वाला जो H+ है वो H+ जाएगा फिर से इसके पास एज एन इलेक्ट्रोफाइल, फिर एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, चक्कर काटते काटते लौट के आएंगे, और तब AlCl3 को वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? यानी सर सबसे पहले AlCl3 रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, वो यहां जाके जुड़ेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। ये आदमी एरोमेटिक सिस्टम पर जाएगा, H+ को सब्स्टिट्यूट कर देगा, वो H+ वापस यहां आएगा और AlCl3 को सब्स्टिट्यूट कर देगा। यानी यहां से ये H उछलकर वहां जाता है और तब AlCl3 फ्री होता है। यानी फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, सर ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन तो उस रिंग से आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन, और साथ में AlCl3 फिर से फ्री हो जाता है। सर इतनी लंबी मैकेनिज्म, 3 बार ES हो रहा है, एक बार AlCl3 आ रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, चक्कर काट रहा है, इसको निकाला जा रहा है, फिर ये जाके एरोमेटिक सिस्टम पर जा रहा है, चक्कर काट रहा है, H+ को निकाला जा रहा है, फिर ये H+ जाके यहां आ रहा है, एरोमेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और फिर इसको निकाला जा रहा है। सर ये 3 बार याद करने का फायदा क्या है, समझ गए, बात खत्म करिए ना। अच्छा सवाल यह है कि अगर ये रिंग ड्यूटीरिएटेड रिंग होती, ये ड्यूटीरिएटेड बेंजीन होती, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये ड्यूटीरियम क्या करने आ रहा है। जरा समझना मेरी बात को, मैं सेम सवाल यार जब थोड़ा सा अयान, बाकी बच्चे, एक आध बच्चे कह रहे सर चक्कर में आ गए, चक्कर आ गए, थोड़ा सा समझो बात को। AlCl3 पे माइनस तो लगना ही है बेटा, क्योंकि AlCl3 अगर इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा ही। AlCl3 इज न्यूट्रल, तो जब आप इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेंगे तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आना ही आना है, इसमें सोचना ही नहीं। जब नेगेटिव आ जाएगा बगल में पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव चक्कर काटेगा। तुम लोग ES की मैकेनिज्म भूल गए क्या यार? अब दिक्कत क्या है ना, तुम हर चीज को नया समझते हो। अरे भाई जैसे इलेक्ट्रोफाइल आता था भेजो, AlCl3 एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको भेजते हैं,
भेजने के बाद क्या होता था सर, इलेक्ट्रॉन मांगेगा, कहां से मांगेगा, यहां से मांगेगा, फिर यहां क्या आएगा, प्लस आएगा, चक्कर काटते काटते यहां पहुंचेंगे, लात मार के लास्ट स्टेप में, फास्ट स्टेप में H प्लस को निकाल देंगे। किया तो था, वही काम फिर दोबारा करेंगे। जब ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इसको यहां भेजेंगे, जब ये यहां आएगा तो लात मार के H प्लस को निकाला जाएगा, ये जो H प्लस है वो फिर यहां जाएगा, यहां से AlCl3 को लात मार के निकाल दिया जाएगा। यानी इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन आ रही है वो यहां से आ रही, समझो बात को, और AlCl3 फिर से फ्री हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ये वाली। अब इसी के ऊपर मैं एक अच्छा सवाल बनाता हूं, जिसको मैकेनिज्म का आइडिया नहीं है वो ये सवाल नहीं कर सकता। अब ये सवाल मुश्किल, अब ये सवाल नहीं कर सकते आप। जो नहीं जानता वो नहीं कर पाए, और जो समझदार है वो जानता है, अरे सर मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर है हमारी। ऊपर ये आएगा, इधर COCH3 बच जाएगा, साथ में इधर वाला आदमी उस CCH3 प्लस को लेके बैठ जाएगा, लेकिन सर यहां से जो ड्यूटेरियम निकलेगा सर, वो ड्यूटेरियम यहां जाके सब्स्टिट्यूट होगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आराम से समझो, क्योंकि इस लेवल पर तैयारी अगर हो गई तो मजा आ जाएगा। नहीं, CCH3 की जगह, हाँ, होल थ्राइस की जगह एक D आ जाए, और मैकेनिज्म वही है सर, पहले ये जाएगा, उसको भगाएंगे, फिर ये वहां जाएगा, ड्यूटेरियम को भगाएंगे, फिर ड्यूटेरियम यहां आएगा, AlCl3 को भगा देंगे, 3 बार ये चलेगी, लंबी मैकेनिज्म होगी सर। लेकिन फिर वही है, अगर कोई निकला तो एल्काइल निकलेगा, एसाइल कभी नहीं निकलेगा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कुछ गलती से सुनने को मिला तो वो डी एल्काइलेशन हो सकता है, वो डी एसाइलेशन नहीं हो सकता। एक बार जिन जिन लोगों के समझ में आ गया है, अब मयंक मेंस लेवल पर शायद ये सवाल मेंस लेवल पर नहीं बनेगा, लेकिन इससे पहले जो अभी हमने किया था, ये जो अभी हम कर रहे थे, ये ड्यूटेरियम वाली बात हटा देते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमने किया था वो मेंस लेवल पर इसलिए क्योंकि मैकेनिज्म इतनी ज्यादा जरूरत नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है भाई एक एरोमेटिक सिस्टम है, कोई तो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, और जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो जानता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटायंस हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो उसको निकाल कर जाके एरोमेटिक सिस्टम पर सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो वो फिर भी समझ में आता है। लेकिन ये सवाल एडवांस लेवल का सवाल लगता है, क्योंकि इसमें आपको मैकेनिज्म की अप्रोच समझ में आनी चाहिए। एक बार जल्दी से बता दो किस किस के ये समझ में आ गया है, शाबाश। लास्ट में AlCl3 भी निकलेगा, वो बाहर आ जाएगा, AlCl3 तो निकलता ही है, शाबाश। शाबाश। अब H और D में इजिली मूवेबल तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन ही होता है, बिकॉज CH बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन CD बॉन्ड। शाबाश। अच्छा, अब इसी में लास्ट कंपैरिजन और लिखने जा रहे हैं। लास्ट कंपैरिजन है, अब इसकी कोई हेडिंग तो नहीं है, अब बल्कि कहो तो हेडिंग डाल लेते हैं, डी कार्बोनिलेशन। डी कार्बोनिलेशन ये एक आखिरी कंपैरिजन, आप इसको कंपैरिजन बोल सकते हैं, एक आखिरी कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। क्या है वो ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये रिएक्शन कैसी लगती है, मतलब ये एसाइलेशन है या एल्काइलेशन है, CH3 होल थ्राइस COCl AlCl3, ये ऐसे है जैसे। तो ये एसाइलेशन है या एल्काइलेशन है? तो सर जैसा हमने पढ़ा है वो दिखाई दे रहा है कि AlCl3 Cl को लेके भागेगा और आपका कार्बोकेटायन बनेगा, और ये कार्बोकेटायन जाके रिंग पे जुड़ जाएगा।
तो ये आपका ये आ जाएगा, और ये देख के लग रहा है कि ये एसाइलेशन रिएक्शन, दिस इज एसाइलेशन। भाई जैसा अब तक होता था, COCl को निकालते थे, सेम एकदम। एक्चुअली ये आंसर गलत है इसमें। जो सही आंसर वो ये है कि जो आपने एसाइलियम आयन बनाया है, ये जाके रिंग पर नहीं जुड़ेगा, ये सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकाल देगा और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल तैयार करेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल जाके रिंग पे सब्स्टिट्यूट होगा। यानी इस सवाल का जो आंसर है वो ये बनना चाहिए, जो कि अल्काइलेशन जैसा लगता है, एसाइलेशन नहीं। एंड दिस इज ड्यू टू डीकार्बोनिलेशन। तुम कहोगे सर ये क्या बात होती है, ऐसे तो किसी भी एसाइलेशन रिएक्शन में कार्बोनिल निकल जाएगा। नहीं 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 नहीं, उसके लिए कंडीशन ये बताई गई है कि अगर कभी एसाइलियम आयन इतना स्टेबल बने, कितना, अगर इस CO के निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो कम से कम इतना स्टेबल, कम से कम मतलब क्या होता है, कम से कम मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन और 3 इंडक्टिव की वजह से स्टेबल हो। यानी ये जो आपने एसाइलियम आयन बनाया, ये एसाइलियम आयन तभी कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करेगा जब अंदर की तरफ बचा हुआ कार्बोकैटायन वो कम से कम इतना स्टेबल हो, एटलीस्ट। अगर वो कम से कम इतना स्टेबल है तो दिस रिएक्शन विल बी डीकार्बोनिलेशन रिएक्शन, जिसमें एसाइल ग्रुप की जगह एल्काइल ग्रुप जाके अटैच होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बीच में से गायब हो जाती है। कम से कम 3 डिग्री भी नहीं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर 3 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं नहीं नहीं, 3 डिग्री वो भी कौन सा, कम से कम 9 हाइपर वाला। 9 से ज्यादा तो वैसे नहीं होते, लेकिन 9 से कम अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो भी आप डीएसाइलेशन नहीं करें। ये डीएसाइलेशन के लिए कम से कम इतनी जगह जरूरत है आपको। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं, पहले नोट करो जल्दी से। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि वो बताइए ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, अब इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, तो हमने कहा Cl निकालिए या प्लस आ जाएगा। अब क्या ये डीकार्बोनिलेशन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा सर, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, गंदा कार्बोकेटाइन, ये जैसे है वैसे ही बना देंगे। ये एसाइलेशन है तो एसाइलेशन कर दीजिए, ये CH, C डबल बॉन्ड O, CH, CH3, CH3, ये आंसर है। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए यही रिएक्शन इसके साथ ना हो रही होती, यही रिएक्शन, अब जरा इसको नोट कर लो पहले। दिस इज एसाइलेशन, दिस नॉर्मल एसाइलेशन, इसमें कोई बदतमीजी नहीं है, जैसे पढ़ा था वैसे ही कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक बदतमीजी है, वो क्या है कि अगर आपको एसाइलियम आयन बना, अगर उस एसाइलियम आयन को ऐसा लगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालकर जो अंदर वाला कार्बोकेटायन है वो कम से कम इतना स्टेबल बन सकता है, तब तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, वरना एसाइल ग्रुप बना था, एसाइल को चिपकाओ, एसाइलेशन बोलो, खेल खत्म। क्लियर है, सबको समझ में आया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात खत्म करते हैं। जैसे ये क्या लगता है सर, कुछ नहीं लगता है, AlCl3 से Cl निकालेंगे, आप प्लस आ जाएगा। अब बताइए क्या ये कार्बोनिल ग्रुप निकलेगा, सर सोचना पड़ेगा। अगर कार्बोनिल ग्रुप निकलेगा तो यहां प्लस आएगा, ये वाला जो प्लस है सर वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज विद हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो। याद है तुम्हें बताया गया था कि 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन उस 9 अल्फा वाले से ज्यादा होते हैं, लेकिन जो 1 डिग्री वाला होता है वो कमजोर होता है। चलो वो भी लिख लेते हैं।
जैसे ये। अब इस केस में क्या होगा सर, सीएल को निकालिए आप, सीएल को निकालेंगे तो यहां प्लस आ जाएगा। अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ा तो यहां प्लस आ जाएगा, और ये वाला जो प्लस है सर वो 1 डिग्री बेंजाइलिक है, जो कि उस 3 डिग्री वाले से, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, उस 9 अल्फा हाइड्रोजन वाले से कमजोर होता है सर। ये वाला जो कार्बोकैटायन होता है PHCH2 प्लस, इट इज लेस स्टेबल देन दिस। लेकिन दिस इज लेस देन दिस, ये तो कंफर्म है सर। ये ज्यादा होगा सर, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, तो सर ये जीत जाएगा इससे, लेकिन ये जीत जाएगा इससे, समझ रहे हो। तो अगर इसी चीज को देखें तो ये वाला तो नॉर्मल है सर, ये तो अपना नॉर्मल एसाइलेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं आप, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, आपका आंसर सीधे सीधे ये आ जाएगा, दिस इज नॉर्मल एसाइलेशन रिएक्शन। इसी तरह से ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाले में जैसे ही प्लस आएगा सर वो यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ये डीकार्बोनिलेशन जरूर होगा, क्योंकि अब जो प्लस बनेगा वो एक ऐसा प्लस बनेगा जो इस 9 हाइपर कॉन्जुगेशन वाले से ज्यादा स्टेबल है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलीज होने के बाद जो आपका आंसर बनेगा वो आएगा CH PH PS3 विद CO। इसी तरह से यहां पर AlCl3 में Cl निकल जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। अरे सर याद आ गया, डांसिंग रेजोनेंस, जैसे ही ये CO यहां से बाहर निकलेगी सर वो डांसिंग रेजोनेंस का ड्रामा चालू होगा, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगी, और इस सवाल का आंसर ये लिख दिया जाएगा। यानी दो ऐसे प्रोसेस हैं जिनको डीकार्बोनिलेशन कहा जा सकता है, दे आर डीकार्बोनिलेशन। हाँ क्षितिज, रेडिकल में उल्टा होता है, रेडिकल में ये वाला आदमी जो है वो कमजोर होता है इससे। कार्बोकेटाइन में क्योंकि इंडक्टिव का भी रोल है, मैंने बताया था, इस वजह से ये जीत जाता है। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में 15-20 मिनट और लगाएंगे ताकि हम नैप्थलीन सिस्टम, एंथ्रेसीन सिस्टम, पिरिडीन सिस्टम, पायरॉल सिस्टम में भी EAS के बारे में बात कर सकें। 15-20 मिनट में बात खत्म होगी और उसके फौरन बाद हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आइसोमेरिज्म के बारे में मैं तुम्हें पहले बता दूं, पोजिशनल आइसोमर, चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ये वाले जो पोर्शंस हैं, समझ रहे हो, ये आपको खुद से पढ़ के आने। मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सिर्फ टॉटोमेरिज्म कराऊंगा सबसे पहले। आप चेन किसे कहते हैं, पोजीशन आइसोमर किसे कहते हैं, वो अपना एनसीईआरटी से किसी किताब से अपना पढ़ लीजिएगा, वो इजी होते हैं। मैं टॉटोमेरिज्म कराऊंगा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसके बाद ज्योमेट्रिकल, उसके बाद ऑप्टिकल, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगली क्लास में हम टॉटोमेरिज्म से ही स्टार्ट करेंगे। आप चेन पोजीशनल आइसोमेरिज्म अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, मैं डीपीपी में कुछ सवाल भी डाल दूंगा। तो आज इतना ही करते हैं, कल क्लास नहीं है शाश्वत, कल छुट्टी है। हैप्पी न्यू ईयर, मस्ती करो, वैसे तो मस्ती मत करो, खूब पढ़ाई करो, और हम सब लोगों का आशीर्वाद तुम लोगों के साथ। तो इस बार जम के मेहनत की जाए, 2-4 महीने की बातें हैं यार, 2-4 महीने बाद बैंड बजा देंगे, समझ लो। अब इतनी आवारागर्दी करेंगे कि लोग परेशान हो जाएंगे कि ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि सर हम उस जगह पढ़ते हैं अब जहां पढ़ने के बाद बच्चों को कम से कम आगे की टेंशन, या उनके घर वालों को अपने बच्चों के फ्यूचर की टेंशन नहीं होती। इसलिए मस्ती से एक बार घुस जाएं सर, मजा आ जाएगा। तो आज इस बार का न्यू ईयर भी थोड़ा शांति में निकाल देते हैं, नेक्स्ट ईयर ब्लास्ट, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, अगले साल फिर मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।